नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कक्षा 12 की जो बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2, जिसका हम पाठ नंबर 3 पढ़ रहे हैं, भारत के विकास की यात्रा। और आज भाग नंबर 7 और अंतिम वीडियो लेके आए हैं इस पाठ का। मतलब आज ये पाठ कंप्लीट करा देंगे और आप जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो प्रश्नोत्तर है वो भी इसी वीडियो में साथ में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। और इससे पहले की जो वीडियो अपलोडेड है वो आप आई बटन में देख सकते हैं। तो अब हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शुरुआत कर रहे हैं। 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने तब से अब तक का। 26 मई 2014 को देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जो वर्तमान में कार्यरत है। यानी 2014 में इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और जो वर्तमान में भी कार्यरत है। इनकी सरकार की क्या नीतियाँ हैं? सबसे पहले इन्होंने योजना आयोग की समाप्ति और नीति आयोग का गठन किया। वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने 1950 में स्थापित योजना आयोग को विस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना, यानी योजना आयोग की जगह स्थान पर नीति आयोग बनाया। नीति आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2005 को की। यानी ये नीति आयोग जो बनाया गया था वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2005 को किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, यानी जितने भी राज्य हैं भारत में उन सब के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। नीति आयोग भारत सरकार के दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। यानी ये जो नीति आयोग है ये भारत सरकार की जो भी दीर्घकालिक यानी लंबी जो नीतियाँ उनके साथ साथ जो कार्यक्रम है उनके निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी देता है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। यानी जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्थिति से गुजरा, यानी जो स्वच्छता अभियान है इसको आर्थिक स्थिति से गुजरा। उन्होंने बताया कि गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जिसके उपचार के ऊपर जो है सालाना हजारों रुपये खर्च होते हैं। गाँव में स्वच्छ भारत के सपनों को पूरा करने के लिए प्रत्येक गांव पंचायत को सालाना अनुदान की घोषणा भी केंद्र ने की। यानी जो गांव है इसको स्वच्छ रखना चाहिए, तो इसको स्वच्छ रखने जो पंचायत है इसको सालाना अनुदान की घोषणा केंद्र सरकार ने की। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण का काम भी प्रगति पर है। देश के सभी क्षेत्रों में खुले में शौच की जो परंपरा को है समाप्त करने के लिए शौचालय का निर्माण इसी मिशन की प्राथमिकता है। ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को भी बेहतर करने का लक्ष्य भी इसी मिशन के तहत निर्धारित है। अब आती है नोटबंदी या विमुद्रीकरण। आप भी जो है मतलब आपको भी पता है कि ये जो भारत के अंदर नोटबंदी हुई थी उसमें देश में कैसे हालात हुए थे, लोग कितनी कितनी लंबी बैंक की लाइन में लगा। आपके भी घर में कोई ना कोई इस लाइन में ज़रूर लगा होगा। नोटबंदी या विमुद्रीकरण जाली भारतीय करेंसी नोटों के जरिए आतंकी गतिविधियों के वित्तीयन तथा हथियारों, नशीली दवाओं के अवैध तस्करी में ऐसी जाली करेंसी के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के साथ साथ देश में व्याप्त काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने 500 रुपये व 1000 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण नवंबर 2016 में किया तथा 8 नवंबर 2016 को मध्याह्न रात्रि के पश्चात ऐसे नोट विधिग्रह मुद्रा नहीं रहे। यानी जो जाली भारतीय करेंसी के नोट है या आतंकवादी गतिविधियों में इन पैसों का तैयार करना, नशीली दवाओं और अवैध तस्करी में ऐसी बहुत सारी मतलब जो देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए उद्देश्य से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने जो 500 और 1000 के जो नोट है इसको 2016 में और 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट रद्द हो जाएंगे। लोगों को अपनी रद्द करेंसी नोटों को निर्धारित तिथि के उपयुक्त बैंकों और डाकघरों में बदलने के बाद समय भी दिया गया। उसके बाद एक निश्चित समय अवधि में आरबीआई के निर्दिष्ट कार्यालयों से बदलवाने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। नोटबंदी की घोषणा करते नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से होने वाले फायदे में काले धन से लेकर चरमपंथ और आतंकवाद पर अंकुश लगाने तक को भी शामिल किया। विमुद्रीकरण का जो आरंभिक समय था, यानी जो प्रारंभिक समय था उसमें आम जनता को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अपनी मुद्राएं बदलवाने के लिए बैंकों की जो लंबी कतार है उनमें खड़ा भी होना पड़ा था। जीएसटी या जिसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर रोपण के मामले में भारत ने एक नए युग की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से उस समय हुई जब वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न प्रकार के करों के स्थान पर एकल गुड सर्विस टैक्स लागू किया गया। यानी जो बहुत सारे कर है उनके स्थान पर एक ही कर जिसको कहा गया था जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। इसे पूरे देश एक कर व्यवस्था, यानी पूरा देश जो है एक कर व्यवस्था के दिन आ गया। अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न कर और करों की दरों में जो अंतर है उसको समाप्त हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात देश में होने वाले इस सबसे बड़े कर सुधार के लिए विगत 1 दशक से भी समय से ज़्यादा प्रयत्न चल रहे थे।
इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक डॉक्टर मनमोहन सिंह नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2011 में लोकसभा के 115वें संशोधन विधेयक के रूप में भी प्रस्तुत हुआ था, लेकिन विभिन्न कठिनाइयों के चलते ये पारित नहीं हो सका। बाद में मोदी सरकार ने 122वां संविधान संशोधन विधेयक को 8 सितंबर 2016 को पारित करवाया तथा इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित भी किया गया। पहले इसे 1 अप्रैल 2017 को लागू करना चाहते थे और ये 1 जुलाई 2017 को यह अधिनियम जो जीएसटी है वह लागू हुआ था। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक दर वाला एकल बाजार यानी पूरे देश में एक ही कर देने वाला एक बाजार स्थापित हो गया। अनेक आवश्यक वस्तुओं कर श्रेणी से मुक्त भी रखा गया। इससे अलग अलग वस्तुओं के बाजार मूल्य पर अलग अलग प्रभाव भी पड़ेगा। अधिक वस्तुएं पहले से सस्ती होने का अनुमान जहाँ लगाएगा वहीं कुछ वस्तुएं महंगी भी हो गई और ये पाठ भी पूरा हो गया। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। देखो एबीसीडी वाले प्रश्नोत्तर तो सीधे ही हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना। तो ये तो सबसे पहले आपको याद ही है, ये कब बना था, 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर को पूरे देश में कब लागू हुआ। तो ये है 12 अक्टूबर 2005 को। सही उत्तर लगाया ना। किसी व्यक्ति की जीवन स्वतंत्रता संबंधी सूचनाएं कितनी अवधि में देनी होती है, यानी जीवन स्वतंत्रता सूचनाएं कितनी अवधि में देनी होती है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा उसके लिए हमें एक थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जहाँ पर हमने आरटीआई पढ़ा था वहाँ पर इसको आप देख सकते हो। आरटीआई शुरुआत में यानी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो जीवन स्वतंत्रता सीमा जो है वो 48 घंटे में दिया होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 48 घंटे। इसका सही उत्तर होगा 48 घंटे। तो इसका आप सही उत्तर क्या लगाओगे, 48 घंटे। इसका सही उत्तर क्या होगा, 48 घंटे। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार को व्यक्ति मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। 5वां, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया। तो ये है अनुच्छेद 21 से गए। तो 5वां के उत्तर आगे। सूचना के अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो इसका आप जो है शुरुआत में ही डेफिनेशन देख सकते हो। सूचना का अधिकार की जो डेफिनेशन शुरुआत में दी गई है उसमें अंदर आप देख सकते हो सूचना का अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले पद सूचना का अधिकार है, वहाँ पर जो परिभाषा दी गई है सूचना अधिकार का क्या अभिप्राय है। तो ये देखिए यहाँ से लेके गई सूचना का अधिकार का जो अभिप्राय है वो आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक दे सकते हो। ये सूचना का अधिकार का अभिप्राय है, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा वो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि सूचना आवेदक को आवेदन शुल्क कितना और किस रूप में देना होता है। यानी जो आवेदक शुल्क है वो कितना और किस रूप में देना होता है। तो इसका वैसे तो उसमें कोई कहीं जिक्र नहीं आया कि आवेदन शुल्क कैसे देना, कितना देना होता है, लेकिन ये जरूर आया कि कैसे देना होता है। यहाँ से आप ऊपर जाओगे वो जो सूचना अधिकार वाला है वहाँ पर जब आप जाओगे आवेदन करने का तरीका, ये रहा, ये आवेदन करने का तरीका इसमें ये है, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना। आवेदन करने का जो तरीका है वो इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न है प्रथम अपील या फर्स्ट अपील क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर मैंने पूरे पाठ में देखा था, कहीं मिला नहीं। अगर आपको मिले तो आप कमेंट जरूर बताना कि ये इस पेज नंबर पर था। आरटीई 2009 के तहत बालक और प्रारंभिक शिक्षा की क्या अभिप्राय है। तो ये आरटीई 2009 हमको ले चलना पड़ेगा। बालक और प्रारंभिक शिक्षा, बालक और प्रारंभिक शिक्षा जो आरटीई 2009 के तहत है वो क्या होती है ये हमको देखना है। तो बालक और प्रारंभिक शिक्षा को आप देखोगे, बालक और प्रारंभिक शिक्षा, तो ये रहा बालक 6 वर्ष 14 वर्ष की आयु का कोई बालक अभिप्रेरित है और प्रारंभिक शिक्षा पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा का अभिप्रेरित है। तो ये हो गई प्रारंभिक शिक्षा, हो गया उत्तर। इससे आगे चलते हैं। इससे अगला प्रश्न आ रहा है कि आरटीई 2009 के तहत माता पिता संरक्षक के क्या कर्तव्य है। तो ये तो आपको यहीं पर माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य, माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य
माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य। तो हाँ, तो इसके अंदर आप देख सकते हो जो माता पिता और संरक्षक के जो कर्तव्य है, इसके अंदर आप यहाँ पर दिया गया है ये शिक्षक के कर्तव्य ये हैं। शिक्षक के कर्तव्य शिकायत दूर करना, और माता पिता के जो कर्तव्य हैं वो भी दे रखे हैं। एक मिनट ऊपर देखते हैं, यहाँ ऊपर दे रखे हैं माता पिता के और संरक्षक के ये कर्तव्य। ठीक है, इससे अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है RTE 2009 में गैर शैक्षिक परियोजनाओं के लिए शिक्षक को अभिनियोजित किए जाने के बारे में क्या प्रावधान है। तो मतलब जो ये रहा, किसी शिक्षक को 10 की जनगणना ये गैर शिक्षक कार्यों में प्रयोजन का प्रावधान है, ये याद आएगा इसका उत्तर। अगला जो प्रश्न है वो है वस्तु एवं सेवा कर GST क्या है। तो ये तो यहाँ ऊपर रहा, ये रहा GST, इसके बारे में बताया गया है क्या है। प्रत्यक्ष कर में गुड्स सर्विस टैक्स लग गया, ये GST के बारे में आ गया। लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों को लेकर कीजिए, तो सबसे ऊपर ले करना होगा आपको। RT के अंदर जो लोक सूचना अधिकारी है उसके क्या क्या कर्तव्य हैं उसको आप देख लोगे तो वहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। लोक सूचना अधिकारी के हमें कर्तव्य देखते हैं, देखो ऊपर लेके चलो थोड़ा सा और। लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य ये रहे, लोक सूचना अधिकारी के ये सारे कर्तव्य हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है सूचना का अधिकार के तहत अद्य सूचनाएं क्या होगी, यानी ऐसी कौन सी सूचनाएं जो नहीं देनी है। तो ये तो आपको सूचना के अधिकार के अंदर बताया गया था, जैसे मतलब बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जैसे मंत्रिमंडल से संबंधित, देश की गोपनीय जानकारी से संबंधित जो सूचनाएं अद्य होगी। यहाँ को आप इसको देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ मैं। ये रही, यहाँ रही ये अद्य सूचनाएं, ये 44 और 45 नंबर पेज पर ये जो सूचनाएं हैं ये इसके उत्तर में आप लिख दोगे। इसके बाद अगले पेज पर हम चलते हैं। तो सूचना का अधिकार के संबंध में अभिलेख संधारण क्या है, आज से स्पष्ट करिए। यानी सूचना के अधिकार में अभिलेख संधारण क्या है ये बताना है। तो आपको अभिलेख संधारण, सूचना के अधिकार में अभिलेख संधारण, सूचना के में अभिलेख संधारण जो प्राप्त करने के माध्यम है शायद उसमें है ये अभिलेख संधारण वाला। इसमें भी मुझे मिला नहीं है, बाद में मैं आपको बता दूंगा। अगर कहीं मिलता है ये अभिलेख संधारण तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, अगला प्रश्न अभिलेख संधारण के बाद में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बीच में मतलब ध्यान में नहीं आ रहे, बाद में करवा देंगे। अगला प्रश्न है आधार कार्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की विशेषताओं का उल्लेख, तो आधार कार्ड के अंदर आप जाओगे, ये रहे आधार कार्ड के लाभ या आधार कार्ड की विशेषताएं, लाभ या विशेषताएं एक है, या ये रही आधार कार्ड की विशेषताएं अद्वितीयता, पोर्टेबिलिटी, रैंडम संख्या, और ये सारी आधार कार्ड की विशेषताएं, इनको आप लिख सकोगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है RTE 2009 के अंतर्गत सुविधाग्रस्त समूह का बालक और दुर्बल वर्ग का बालक परिभाषित कीजिए। RTE 2009 के समुचित सरकारी कर्तव्य लिखे, विद्यालय प्रबंधन समिति पर टिप्पणी लिखे, और मूल्यांकन पाठ्यक्रम मूल्यांकन पर, यानी 5, 6, 7, 8 के चारों के उत्तर एक साथ आपको दे जाऊँ। तो सबसे पहले 5 में हमने पढ़ा असुविधाग्रस्त बालक। जो असुविधाग्रस्त बालक है उनके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं,
तो एस विद्याग्रस्त बालकों के लिए आप यहाँ पर शुरुआत में हम देख लेते हैं। देखिए एस विद्याग्रस्त उम्र के जो बालक हैं इनके लिए ये प्रावधान है, ठीक है, क्या हो गया। उसके बाद समुचित सरकार के कर्तव्य बताने हैं, तो समुचित सरकार के जो कर्तव्य हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये रहे समुचित सरकार के कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न था विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी जो बनाई जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति ये रही, विद्यालय प्रबंधन समिति ये रही। उसके बाद जो है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये सारे उत्तर हो गए। उसके बाद अगले पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आ रहा है हमारा स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी लिखो। तो स्वच्छ भारत मिशन तो ये ऊपर रहा, ये रहा 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। ये पूरा आप स्वच्छ भारत पर टिप्पणी लिख सकते हो। अगला प्रश्न आ रहा है कि क्या नोटबंदी अपने उद्देश्य में सफल रही। इसके ऊपर आप लिख सकते हो कि नोटबंदी के जो उद्देश्य थे उनके क्या सफल किया, इसको अपने विचार में लिखना है। पहला प्रश्न निबंधन में पहला प्रश्न है सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 की उपयोगिता विवेचन करते हैं, इनकी क्रियान्वयन चुनौतियों व समाधान लिखे। तो जो ऊपर जो पहले 2005 की उपयोगिता लिखनी है, फिर उसकी चुनौतियाँ समाधान है वो लिखनी है। मनरेगा पर टिप्पणी लिखे, तो पूरा मनरेगा दिया हुआ है उस पर आप लेख लिख सकते हैं आराम से। आरटी के 2000 अंतर्गत विद्यालय एवं शिक्षक उत्तरदायित्व लिखे, तो विद्यालय के अलग लिखना, शिक्षक के अलग लिख लेना। तो दोस्तों ये आज हमारा पाठ नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कल से हम पाठ नंबर 4 शुरू करेंगे जिसका नाम है स्वतंत्र भारत भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।